बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। आज का टॉपिक यही होगा कि जो शिक्षा शास्त्र है और जो समाज शास्त्र है, ये दोनों ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं और इन दोनों ज्ञान की अलग अलग शाखाओं के बीच किस प्रकार के संबंध हैं। अर्थात शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र से किस प्रकार से संबंधित है और समाज शास्त्र शिक्षा शास्त्र के साथ किस तरह से संबंधित है। मेनली हम लोग इस पर बात करेंगे कि इन दोनों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। और इसमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का, और शैक्षिक समाजशास्त्र तथा शिक्षा के समाजशास्त्र के बीच क्या अंतर है। आज के प्रेजेंटेशन में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप बात करें शिक्षा शास्त्र की, तो आप लोग अपने अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में या फर्दर जो अभी तक आप लोगों ने स्टडी करी होगी एजुकेशन के लिए, चाहे आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहा हो, 2 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहा हो, या कोई अदर किसी प्रकार के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अगर करके आ रहे एजुकेशन के फील्ड में, तो आप शिक्षा शास्त्र के तमाम आधारों को जानते हैं। आपको पता है कि शिक्षा शास्त्र के कौन कौन से आधार हैं। और जब हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की, तो शिक्षा शास्त्र में तमाम ऐसे अनुशासनात्मक विषय हैं जिनको सम्मिलित किया जाता है। अर्थात यदि हम शिक्षा शास्त्र के नेचर को देखें, इसकी प्रकृति को देखें, तो शिक्षा शास्त्र की जो प्रकृति है वह बहु अनुशासनात्मक है। यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है और मल्टी डिसिप्लिनरी के आधार पर यह एक कंट्रोवर्सी है कि शिक्षा शास्त्र अपना खुद का डिसिप्लिन है अथवा नहीं। यह एक बहुत, कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा शास्त्र का अपना डिसिप्लिन है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शिक्षा शास्त्र का अपना खुद का डिसिप्लिन नहीं है। तो विभिन्न जो ग्रुप्स हैं, विभिन्न जो समूह हैं शिक्षा शास्त्र के, जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो दो ध्रुवों में बटे हुए हैं। कुछ एजुकेशनिस्ट इस बात को मानते हैं कि शिक्षा शास्त्र में चूंकि डीफिल या पीएचडी की डिग्री मिलती है, इसलिए इसका एक अपना अलग डिसिप्लिन है। आप उसी क्षेत्र में डीफिल या पीएचडी की डिग्री मिल सकती है जिसमें जिसकी कोई एक अलग डिसिप्लिन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो आपने कुछ अलग अलग विषयों के कुछ विषय वस्तु को लेकर के एक अलग डिसिप्लिन बना दिया, फिर आप इसको डिसिप्लिन कर रहे हैं। तो इट इज अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। उसके संबंध में आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे कि क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्या है डिसिप्लिन अप्रोच। लेकिन जब हम बेसिक रूप से बात करें एजुकेशन के फाउंडेशंस के ऊपर, तो उसमें आप कुछ फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस भी देखते हैं, जिसमें आप वेस्टर्न फिलोसफी को, इंडियन फिलोसफी को पढ़ते हैं, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सिस्टेंशियलिज्म, तमाम तरह की फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में निर्धारित करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, उसकी फिलोसफी निर्धारित करता है। इसके अलावा चूंकि जो एजुकेशन है, जो विद्यालय है, या जो आपका महाविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय है, या किसी सोसाइटी का एक लघु रूप है, इसलिए यहाँ पर समाज शास्त्रियों ने, शिक्षा शास्त्र ने इस बात को माना कि यहाँ पर समाज शास्त्र भी होना चाहिए। तो एक अलग फाउंडेशन के रूप में आप सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन भी रखे, जो पर्टिकुलर ये पेपर आपका डील करता है। और सोशल वर्क उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, अप्लाइड एस्पेक्ट है सोशियोलॉजी का, उसको भी आप एजुकेशन के फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं। सिमिलरली जब आप लर्नर की बात करते हैं, अधिगमकर्ता की बात करते हैं, तो वहां पर अधिगमकर्ता की साइकोलॉजी, उसका मनोविज्ञान भी जानना जरूरी है कि वह किस इंटरेस्ट, किस बुद्धिलब्धि, किस क्षेत्र में है। तो आप इसकी एक आधार लगाते हैं इसकी साइकोलॉजी का, कि ये भी एक इसका आधार हो सकता है शिक्षा शास्त्र के लिए। इसी तरह से जब आप एजुकेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं कि एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ, एजुकेशन में आप पढ़ते हैं कि इसका जो बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी। तो आप इसकी हिस्टोरिकल वे में भी जाकर के आप बात करते हैं। इवन आप तमाम तरह की शिक्षा की नीतियां देखते हैं, 68 की नीति, 86 की नीति, अब 2020 की शिक्षा नीति के ऊपर बात है। तो एक हिस्टोरिकल फाउंडेशन भी इसका बनता है। सिमिलरली
जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ आधार पॉलिटिकल सिस्टम भी है, तो पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन भी बनता है। और जाहिर सी बात है, जब आप स्टेट की जिम्मेदारी देते हैं कि एजुकेशन की जो जिम्मेदारी होगी, जो उत्तरदायित्व होगा वो स्टेट का होगा, तो स्टेट इसके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं इकोनॉमी की बात करता है, अर्थव्यवस्था की बात करता है कि जब हम एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे तो उस एजुकेशन के लिए मुद्रा कहाँ से आएगा, हम आर्थिक तंत्रों का कैसे विकसित करेंगे, हम कैसे एजुकेशन में पैसा या जो उसके लिए जो खर्च है वो कहाँ से होगा, तो इकोनॉमी उसको डील करता है। और कहीं ना कहीं एजुकेशन के पीछे अपना एक साइंस भी है। आप तमाम तरह की पेडागोजी की बात करते हैं, जब स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बात होती है तो सोशल साइंसेस कैसे पढ़ाई जाएंगी, फिजिकल साइंसेस कैसे पढ़ाई जाएंगी, बायोलॉजिकल साइंसेस कैसे पढ़ाई जाएंगी, केमिकल साइंसेस कैसे पढ़ाए जाएंगे। सिमिलरली आप इसके तमाम साइंसेस के आधार को भी देखते हैं। तो दीज आर द लीस्ट बट नॉट लीस्ट, ये ऐसे कुछ ऐसे फाउंडेशंस हैं जिसको आप एजुकेशन के फील्ड में देखते हैं। अर्थात शिक्षा शास्त्र की जब बात करी जाएगी, जब हम एजुकेशन की बात करेंगे, तो दीज आर द अनसेपरेटेड पार्ट्स, दीज आर द अनसेपरेटेड आइटम्स फ्रॉम द एजुकेशन। आप इसको अलग नहीं कर सकते। शिक्षा शास्त्र की जब बात किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इन सारे विषय क्षेत्रों का भी उसमें कहीं ना कहीं बात होगी, इसलिए इसको आप फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के रूप में देखते हैं। जब हम रिलेशन की बात करें कि एजुकेशन और सोशियोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है, किस प्रकार के संबंध आपस में स्थापित करते हैं शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र, तो एक बात तो आपको ये पता है कि क्योंकि दोनों ही विषय समाज शास्त्र में भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, और कहीं ना कहीं यदि आप शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, यदि आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं सोशियोलॉजी के अंतर्गत किसी इंस्टीट्यूशंस की, तो ये दोनों का ही जो कंसर्न है, दोनों का ही जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स है, वो कहीं ना कहीं मानव से संबंधित है कि मानव किस प्रकार से मानव कैसे समाज में रहता है और समाज में किस प्रकार से बिहेव करता है। इन सारे चीजों के लिए आप बात करते हैं कि एजुकेशन और समाज शास्त्र दोनों एक दूसरे से बहुत घनिष्ठता के साथ संबंधित हैं, क्योंकि दोनों का ही संबंध मानव जाति से है। हम ह्यूमन बीइंग्स को ही सेंटर में रखते हैं, तो दोनों ही विज्ञान की शाखाएं, चाहे वो शिक्षा शास्त्र हो या समाज शास्त्र हो, दोनों का अल्टीमेट जो रिलेशनशिप है वो ह्यूमन बीइंग से है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से संबंधित होंगे, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे। उसी तरह से जब आप ये बात करते हैं कि बेसिक एक्टिविटीज के रूप में आप बात करते हैं, अर्थात जो जैसे आप कहते हैं कि मनुष्य के लिए भोजन की आवश्यकता है, मनुष्य के लिए आवास की आवश्यकता है, मनुष्य के लिए कपड़ों की आवश्यकता है, तो ये जब आप एक बेसिक नीड्स के रूप में रखते हैं रोटी कपड़ा और मकान को, तो कहीं ना कहीं इसके बाद से आप ह्यूमन सोसाइटी में एजुकेशन को भी एक आधारभूत गतिविधि के रूप में रखते हैं। आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद के 21 क में संशोधन भी किया गया और शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार के साथ सम्मिलित किया गया। अर्थात व्यक्ति जो है, भाई जीवन जीने के लिए तो एक जानवर भी जीवन जीता है, लेकिन आपको एक डिग्निटीफुल जीवन जीने के लिए एजुकेशन जरूरी है। इसलिए भारतीय संविधान में जो 86वां संशोधन हुआ और उसमें अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें जीवन जीने के अधिकार के रूप में शिक्षा को सम्मिलित किया गया। तो हम शिक्षा को एक आधारभूत गतिविधि, मानव जीवन की या मानव सभ्यता की, मानव समाज की एक आधारभूत गतिविधि के रूप में हम शिक्षा शास्त्र को या शिक्षा को सम्मिलित करते हैं। वो चाहे कोई सी भी सोसाइटी हो, अर्बन सोसाइटी हो, रूरल सोसाइटी हो, डेवलप सोसाइटी हो, डेवलपिंग सोसाइटी हो, नॉन डेवलप्ड सोसाइटी हो, किसी भी प्रकार का समाज होगा, हर प्रकार के समाज में शिक्षा एक आधारभूत गतिविधि के रूप में वहां पर सम्मिलित होता है। फिर यदि हम इसके और रिलेशनशिप के बारे में बात करें, एक तो अपनी सोसाइटी के साथ संबंधित है, आपके मानव जीवन के साथ संबंधित है, और जब आप किसी अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी विरासत को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी चीजों को जब आप बनाए रखना चाहते हैं, उसका अस्तित्व यदि आप बनाए रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको शिक्षा की आवश्यकता होती है। यदि एक पीढ़ी अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को शिक्षित न करे,
तो वह अपनी पूरी परंपरा को, अपनी पूरी विरासत को भूल जाए। जैसे घर में अगर आप बात करते हैं, यदि माँ बाप अपने दादा के बारे में या अपने पुरखे पुरनियों के बारे में यदि नहीं बताएंगे तो बच्चे उनके बारे में नहीं जान पाएंगे, या उनके अपने फैमिली में किस प्रकार के कौन कौन से कृत्य किए गए, किस प्रकार से उनका फैमिली प्रसिद्ध हुआ, या जो भी हर फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। तो अपनी सोसाइटी, सिमिलरली जब आप फैमिली की बात करते हैं तो हर समाज की अपनी कुछ अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, उसकी अपनी संस्कृति है, उसका अपना रहन सहन का तरीका है। ये सारी चीजें आप एजुकेशन के माध्यम से ही ट्रांसमिट करते हैं। जो हस्तांतरण का जो कार्य है, अब ये हो सकता है कि आप उसको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कर रहे हो, औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हो, या अनौपचारिक माध्यम से अपनी पीढ़ियों को आप बता रहे हो, या निरौपचारिक तरीके से आप पीढ़ियों को बता रहे हो। तो सोसाइटी का जो अस्तित्व है, आपके समाज का जो अस्तित्व है, वह कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आपको कोई चीज बताया नहीं जाएगा, जब तक आप सीखेंगे नहीं, अपने समाज की गतिविधियों को नहीं जानेंगे, तब तक आप उन चीजों का हस्तांतरण अपनी अगली पीढ़ी तक नहीं कर सकते। तो जो नई पीढ़ी आने वाली है, उस पीढ़ी को जो विरासत है, वो विरासत आपको शिक्षा के माध्यम से मिलती है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि एक तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी संस्कृति सभ्यता का हस्तांतरण है, और दूसरा बात है कि यदि आप अपने आने वाली पीढ़ी को वो सारे व्यवहार, वो सारी गतिविधियां यदि आप उनको नहीं सिखाएंगे, तो वह जो आने वाली पीढ़ी होगी वह अपनी सोसाइटी के साथ नहीं चल पाएगी। अर्थात हर समाज अपने आने वाले जो नए जनरेशन हैं, जो नई पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को अपने समूह के आकांक्षाओं के अनुरूप, अपने समूह के एक्सपेक्टेशंस के आधार पे उनको प्रशिक्षित करते हैं। वो उनको ट्रेन करते हैं कि आप ऐसे कार्य आपको करने हैं, और यदि आप उस तरह के कार्य नहीं करेंगे, यदि उस तरह के कार्यों को यदि आप नहीं सीखेंगे, तो न सीखने की वजह से आप उस पीढ़ी की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी उनके एस्पेक्ट्स हैं, उनको आप नहीं जान पाएंगे, और जब नहीं जानेंगे तो अपनी सोसाइटी के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जो डिजायर्ड बिहेवियर है, जो समाज आपसे वांछित करता है, वांछित है कि आपको इस प्रकार के बिहेव करने हैं। हर समाज के अपने अलग अलग डिजायर्ड बिहेवियर्स हैं, उनके अपने वांछित व्यवहार हैं, और वो चाहता है कि हमारे समूह के जितने व्यक्ति हों वो उसी प्रकार के व्यवहार करें, और यदि उस प्रकार का व्यवहार कोई नहीं करता तो वो दंड का भागीदार होता है या समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है। इसलिए जो डिजायर्ड बिहेवियर्स हैं, जिसको आप कह रहे हैं वांछित व्यवहार है, वो वांछित व्यवहार की ट्रेनिंग भी आपको उसी समाज से ही मिलती है। और जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं, तब अपने ग्रुप, अपनी सोसाइटी के साथ आप एडजस्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। और यदि आप ट्रेंड नहीं हुए, उसमें प्रशिक्षित नहीं हुए, तो आप अपनी सोसाइटी के साथ नहीं चल पाएंगे। जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी समाज हैं, ये सारे समाज का अपना खुद का एक तरीका होता है। हर समाज के अपने रास्ते अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई, जैसे आप अगर खान पान के रूप में देखिए, तो कोई ऐसा समाज होता है जो शाकाहार पे डिपेंड रहता है, शाकाहारी होता है। कोई ऐसा समाज होता है जो सर्वाहारी होता है। कोई ऐसा समाज होता है जो महिलाओं को रिस्पेक्ट देता है। बहुत से ऐसे समाज हैं जो पितृसत्तात्मक हैं, बहुत से ऐसे समाज हैं जो मातृसत्तात्मक हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप समाज में आपको बहुत प्रकार की विभिन्नताएं मिलेंगी, और हर स्टेप पे हर प्रकार, जितने प्रकार की विभिन्नताएं हैं, हर प्रकार की विभिन्नता के हिसाब से उनकी अपनी कुछ नीड्स होती है। तो जैसी उसकी आवश्यकता होगी, जैसे उसके नीड्स होंगे, उसी के हिसाब से आपको अपने व्यवहार को मॉडिफाई करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी नीड है हर सोसाइटी की। भाई कोई भी जब डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में किया गया, वर्ण व्यवस्था या कर्म की व्यवस्था करी गई, तो वो सोसाइटी की मांग को देख करके किया गया कि सोसाइटी किस प्रकार की, उसकी नीड क्या है, उस नीड को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार के रास्ते पे वैसी सोसाइटी के लोगों को ट्रेन किया गया। तो हर सोसाइटी की अपनी अलग अलग मांग है, उस मांग के हिसाब से ही आप अपने अंदर उन चीजों में बदलाव ले आते हैं। वो जब हम एजुकेशन की बात करें, तो किसी सोसाइटी में रहने के लिए एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है, आप कह लीजिए एक ऐसा उपकरण है
जिसके माध्यम से जैसी आपकी सोसाइटी की नीड है, जैसी आपकी सोसाइटी की आवश्यकता है, उस आवश्यकता उस नीड के हिसाब से आप वहां के लोगों को उस हिसाब से ढाल सकते हैं। और जब जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ज्यादा है, और इस डेमोक्रेसी के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो हमारा ये नीड है, चूंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी की बात कही गई है, लोकतंत्र की बात कही गई है, तो हम अपने समाज में या भारतीय समाज में लोकतंत्रात्मक भावना का विकास करना चाहते हैं। और जब लोकतंत्रात्मक भावना का विकास करना चाहते हैं तो उसके ही हिसाब से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बनना होगा, डेमोक्रेसी के ही हिसाब से हमको एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करना होगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमको अपने नागरिकों में इनकलकेट करना होगा। जब तक हम अपने नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना का विकास नहीं करेंगे, तब तक आप संवैधानिक उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे एजुकेशन में एक छोटा सा एग्जांपल, अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें एक बात आई कि जो मिड डे मील प्रोग्राम जो चलाया, एक्चुअल में उसको भारत सरकार की तो बहुत अच्छी एक पहल थी कि भाई जो माल न्यूट्रिशन है उसको हम प्राइमरी लेवल पे ही दूर करें, ताकि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिले और उन्हें माल न्यूट्रिशन को कम किया जाए। लेकिन इसका जो बैड इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा, उस सोसाइटी के ऊपर, जो बच्चे वहां पे जा रहे थे, वहां पे अभी भी कास्ट सिस्टम, जैसे पिछली बार भी चर्चा हो रही थी, कास्ट सिस्टम इतना गहरा पैठ किया हुआ है कि वहां पे शिक्षक ही बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो अलग अलग जाति के बच्चों को अलग अलग पंक्ति में बैठा करके खाना खिलाना, और दूसरी बात, जो कोई ऐसे हाशिए पे रहने वाले कोई समाज था, जब आप छोटे बच्चों को एक थाली पकड़ा देते हैं कि चलो लाइन में लग जाओ खाना खाने के लिए, तो वो जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ठीक है आप माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, आप तो उस ये जो डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, इस डेमोक्रेटिक वैल्यू को जब आप ले आना चाहते हैं, जब सबकी समानता की बात करते हैं, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करना, अलग अलग पंक्ति में बैठाना, और खुद शिक्षक, वो एजुकेशन सिस्टम जहां पर शिक्षक ही उसको लीड कर रहा हो, वो अगर इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन करे तो सोचिए कितना घातक होगा। वो उन छोटे बच्चे का डेवलपमेंट उस तरह से होगा, तो वो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं वो बाधक तत्व बनेंगे। सिमिलरली जब आप छोटे बच्चों को खाना खाने के लिए हाथ में थाली पकड़ा के लाइन में लगाते हैं खाना खाने के लिए कि चलो, तो वो एक मांगने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। ये एक रिसर्च हम देख रहे थे, उसमें इस तरह की बातें हैं, हम सोचे आपसे उसके साझा करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो हमारी सोसाइटी में है, इस पे बहुत सोचने की बात है। तो एजुकेशन को हम एक ऐसे हथियार के रूप में आप यूज कर सकते हैं, शिक्षा को, जो आपके समाज को आपके नीड के हिसाब से, आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से बदलने की कोशिश कर सकता है। आपको पता है कि जब आप अपने समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना होगा। आप नेपोलियन बोनापार्ट को देख लीजिए, आप मुसोलिनी को देख लीजिए, आप हिटलर को देख लीजिए, वो जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उन्होंने इंप्लीमेंट किया, उसके हिसाब से वैसे ही नागरिक बनाना चाहे। और आप नेपोलियन बोनापार्ट की बात ना करिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जब अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली आई, तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में भी इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली आई ताकि उनको भारतीय शक्ल में अंग्रेज मिल जाए। वो शिक्षा की प्रणाली इसीलिए आई, अंग्रेजी का बोलबाला इसीलिए हुआ कि हमको देखने में तो वो भारतीय हो, लेकिन बोलचाल, रहन सहन, सारे ढंग में वो अंग्रेजों की तरीके बिहेव करें, तो उन्होंने उस हिसाब से अपनी सोसाइटी को डेवलप करने की बात की। अब ये एक अलग पार्ट है कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ये हुआ कि हम उस हिसाब से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमने अपने को स्थापित किया। तो ये हर चीज के अपने दोनों कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन चीजों को हमने यहाँ पर देखा। तो रिलेशनशिप की बात करें हम शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र की, तो शिक्षा शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से आप सामाजिक मूल्यों का विकास अपने नागरिकों में कर सकते हैं। तो एजुकेशन पे आप लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि बीएड में या डीएलएड में या फिर आप बीए बीएड बीएससी बीएड में आप एजुकेशन के बारे में तमाम चीजें जानते होंगे, लेकिन चूंकि दोनों के रिलेशनशिप की बात है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। दो तरह के टर्मिनोलॉजीज आप पढ़े होंगे कि दो तरह के शब्दों से मिलकर के एजुकेशन की बनने की बात करते हैं। एक है लैटिन वर्ड एजुकेयर, और एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, किसी चीज को ऊपर बढ़ाना।
ऊपर उठाना जो बात करते हैं, वो आप उसका मतलब होता है एडुकेयर का, जो लैटिन वर्ड है। दूसरा वर्ड यूज करते हैं हम एजुसियर, और एजुसियर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, आगे बढ़ाना। इन दोनों अर्थों में शिक्षा, और जब आप हिंदी में बात करते हैं शिक्षा का, तो शिक्षा का मतलब होता है शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब है सीखना और सिखाना। तो ये दोनों में ही हम इंडिविजुअल को, जो व्यक्ति विशेष है, उस व्यक्ति विशेष को ऊपर उठाने या आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और इन्हीं अर्थों में दुर्खिम ने जो बात कही, वो कहते हैं कि सोशलाइजेशन ऑफ यंगर जनरेशन, वो एजुकेशन को इस रेफरेंस में बात करते हैं कि एजुकेशन का जो काम है, जो हमारी सबसे आने वाली जो पीढ़ी है, उस आने वाली पीढ़ी का समाजीकरण करती है। और समाजीकरण का मतलब क्या हुआ? जैसा समाज चाहता है वैसे ही सामाजिक मूल्यों का विकास हम शिक्षा के माध्यम से करते हैं। इसलिए हम एजुकेशन को वह टूल मानते हैं जो व्यक्ति के, समाज के हिसाब से व्यक्ति को समाजीकरण में सहयोग करता है। इसको आप सोशल हेरिटेज के ट्रांसमिशन के प्रोसेस के रूप में भी देख सकते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो हस्तांतरित करती है। आप अपने बाप दादा को, अपने पुरखे पुरानियों को, उनकी जो आपकी पीढ़ी हस्तांतरित होती है, जो आपकी विरासत होती है आपके फैमिली की, आपके परिवार की, वो शिक्षा के माध्यम से ही होती है। और यहाँ पर शिक्षा, हम फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर शिक्षा का मतलब बहुत ब्रॉड रेस्पेक्ट में सभी औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक साधनों की बात करते हैं, जहां से आप जो कुछ भी सीखते हैं वो सारा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। उसी तरह से हम एजुकेशन को ये कह सकते हैं कि एन अटेम्प्ट ऑन पार्ट ऑफ द एडल्ट मेंबर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी टू शेप द डेवलपमेंट ऑफ कमिंग जनरेशन इन अकॉर्डेंस विथ इट्स ओन आइडियल ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति का अपनी एक विचारधारा है ना। जैसे आप अगर फिलोसफी में और अंदर चले जाइए तो वहां पर एक बात निकल करके आती है कि हर व्यक्ति का अपना दर्शन है। केवल प्रकृतिवाद या फिर प्रयोजनवाद या फिर अस्तित्ववाद या फिर आदर्शवाद, यही केवल वाद नहीं है। हर व्यक्ति के अपने दर्शन है, हर व्यक्ति का अपना एक दर्शन है। तो जिस व्यक्ति की जैसा दर्शन होगा, वो अपने दर्शन के हिसाब से ही आने वाले जनरेशन को वो डेवलप करने की कोशिश करता है। और ह्यूमन सोसाइटी में जो भी एडल्ट मेंबर्स हैं, जो भी प्रौढ़ व्यक्ति है, जैसे घर में माँ बाप हैं, तो वो अपने आइडियल्स के हिसाब से बच्चों में उस तरह की चीजों को जनरेट करना चाहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई माँ बाप यदि डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते, तो हालांकि ये फिलोसफी की बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही आपके आइडियल्स बनते हैं। तो वह यह अपेक्षा रखता है कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो बेटा है या जो बेटी है, वो भविष्य में डॉक्टर बनेगा या वो भविष्य में इंजीनियर बनेगा। तब वो उसमें अपने जो, उसके अपने जो आइडियल्स हैं, जो वो चीजें सोचता रहता है, उसके हिसाब से अपने जनरेशन को वो डेवलप करता है। और कहीं ना कहीं इसके आप परिणाम भी देखते हैं कि भले वो बच्चा कितना हो, वो सक्षम ना हो उस काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी अब पापा चाहते हैं, इसलिए वो उनकी इच्छा के लिए, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कर सके, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती थोप दी जाती है, तो बेचारा अब क्या करे वो। तो इसके बहुत से परिणाम भी ऐसे आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप की इस तरह की इच्छा होती है। तो हर पीढ़ी में कोई भी आपका जो अपना खुद का जो आदर्श है, उस आदर्श के हिसाब से ही आप आने वाले जनरेशन को ढालने की कोशिश करते हैं। हर सोसाइटी ऐसे करती है, जो भी सोसाइटी होगी वो ही हिसाब से अपना काम करने की कोशिश करती है। लास्ट में आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इज द वाइडेस्ट सेंस। यहाँ पर वही हमने कहा कि शिक्षा का मतलब केवल औपचारिक शिक्षा की बात नहीं, कि आप विद्यालय में जो शिक्षा आपको मिल रही है, या जो डिपार्टमेंट में आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या जो ये विषय वस्तु इस कॉन्टेक्स्ट में जो आप बात कर रहे हैं, केवल वही एजुकेशन की बात नहीं है। हम यहाँ पर इसको बहुत बृहद अर्थों में लेने की बात करते हैं। एंड कैन मीन एवरीथिंग दैट इज लर्न बाय द इंडिविजुअल इन सोसाइटी थ्रू फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है कि क्या है फॉर्मल, क्या है इनफॉर्मल और क्या है नॉन फॉर्मल। शायद आप लोग इसको समझते होंगे। आप लोग जानते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजेंसीज क्या हैं। हिंदी में कहते हैं औपचारिक शिक्षा, इसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, और इसको कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा या औपचारिकेतर शिक्षा। ये इसके तीन महत्वपूर्ण
अभिकरणों के रूप में आप देखते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। कोई बताएगा क्या है फॉर्मल एजेंसी और इनफॉर्मल एजेंसी, नॉन फॉर्मल एजेंसी, कैसे डिफाइन करेंगे आप? सर हमारे हमें स्कूल और हमारे विद्यालय, हाँ हाँ ये बोलिए। हमारे औपचारिक संस्थान हैं। और हमारा पड़ोस, हमारा आसपास का समाज और परिवार, ये सब हमारा अनौपचारिक संस्थान में आ जाते हैं, जहाँ से हम सीखते हैं। और इन दोनों के बीच की कड़ी है वो औपचारिकता शिक्षा के अंतर्गत आता है, जैसे दूरवर्ती शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। हाँ, ये तो उदाहरण हो गए, ये तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, उदाहरण हो गए। हम आप औपचारिक किसे कहते हैं, किसे कहेंगे औपचारिक? सर एक औपचारिक निश्चित शिक्षा के स्थान एवं कुछ निश्चित नियम होते हैं सर। स्थान एवं निश्चित हाँ समय में जो हाँ, एक शिक्षा एक करके जो बोलिए। हाँ विनीत, आप बताइए औपचारिक शिक्षा किसे कहेंगे? औपचारिक शिक्षा सर किसी एक विशेष स्थान पे दी जाती है, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं, और नामांकन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन स्कूल ले लेते हैं तो स्कूल में हर चीज़ फिक्स होती है पहले से, स्टूडेंटों की संख्या, टीचर कितने होंगे, कैसे क्या होंगे, मतलब एक नियम के तहत एजुकेशन सिस्टम चलता है, जिसे हम औपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। सर एक निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है एक निश्चित जगह पर, निश्चित परिस्थितियों में, हाँ, वही औपचारिक पढ़ाने शिक्षा की होती है। सामग्री भी यहाँ निश्चित होती है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं इन अर्थों में कि जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो पूर्व निर्धारित गतिविधियां करते हैं, है ना, आप पहले से सारा चीज, जो सारी चीजों को निर्धारित कर लेते जी हैं, सर। उसी हिसाब से जो आप करते हैं वो आपका औपचारिक शिक्षा हो गया। और जब वो सारी चीजें निर्धारित नहीं होती, जब स्थान निर्धारित ना हो, पाठ्यक्रम निर्धारित ना हो, अनौपचारिक तरीके से जब आप करते हैं तो वो हो गया। और इन दोनों के बीच की कड़ी, जैसा बताया आशा ने, कि इन दोनों के बीच की ऐसी कड़ी है जहां पर आप बात करते हैं कि थोड़ा बहुत लचीलापन भी है, थोड़ा बहुत उसमें कठिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं भी है, तो उसको आप नॉन फॉर्मल, ये आप लोग शुरू से ही जानते हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो हम इन अर्थों में एजुकेशन को वाइडेस्ट सेंस में ले रहे हैं। जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं एजुकेशन यहाँ पर क्या है, तो वो एजुकेशन औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक सभी अभिकरणों से जो कुछ भी आप सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, रास्ते में सीखते हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, वहां से कोई चीज आपने सीखा, जहां से भी जो चीजें आप सीख रहे हैं वो निश्चित रूप से उस इंडिविजुअल की, सोसाइटी को, आप जो कुछ भी सीखते हैं वो आपकी सोसाइटी को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन का हम ब्रॉडेस्ट सेंस में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन इज वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। समाज में तमाम तरह की संस्थाएं हैं, जैसे चिकित्सा व्यवस्था की अलग संस्था है, जैसे जितने भी चिकित्सालय हैं, विद्यालय हैं, पुलिस स्टेशन है, न्यायालय है, यातायात का सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी संस्थाएं आपकी सोसाइटी में काम करती हैं। और इन्हीं सारी का मिला जुला रूप ही आप सोसाइटी कहते हैं ना। सोसाइटी को हम क्या कहते हैं कि वही सारे इन सब चीजों का मूर्त रूप है, विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, जो आपकी व्यापार है, या आपका शिक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा है, यातायात है, पुलिस सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि है ना, वाणिज्य है, इन सब चीजों, ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर के आपकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन्हीं सारे इंस्टीट्यूशंस में शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्थित है। अर्थात शिक्षा जिस तरह से बाकी सारे इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में फंक्शन करते हैं, उसी तरह से एजुकेशन भी अपनी सोसाइटी में फंक्शन करता है, और इनकी गतिविधियां समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित करती है। उसी तरह से इट इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ, यह समाज को स्वयं बनाने का कार्य करती है। जैसी शिक्षा की व्यवस्था होगी, जैसे समाज में आप परिवर्तन की बात करते हैं, तो समाज के परिवर्तन में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा भी समाज बनाती है। जैसे हमने कहा कि आपको डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी है, अब जब डेमोक्रेटिक सोसाइटी आपको बनानी है तो आप एजुकेशन में पहले डेमोक्रेसी को लेकर के आइए। जब आप एजुकेशन में लोकतंत्र को सम्मिलित करेंगे, जब एजुकेशन में डेमोक्रेसी हो जाएगी, तो आपकी सोसाइटी खुद ब खुद वैसी बन जाएगी।
तो ये सोसाइटी को स्वयं बनाने का कार्य एजुकेशन करती है। दूसरी बात कि एजुकेशनल एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटीज। सामाजिक गतिविधियां बहुत सारी हैं। एक व्यक्ति समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है या करती है। जो भी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, तो जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, अब शैक्षिक गतिविधियों में जैसे पहले विश्वविद्यालय को माना जाता था कि यहाँ पर भाई शिक्षा की व्यवस्था होगी, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था की जाएगी। फिर आगे इसमें इंक्लूड किया गया कि यहाँ पर शिक्षण और अधिगम के साथ साथ अनुसंधान के भी, इनोवेशंस के कार्य होंगे, अनुसंधान के कार्य होंगे। फिर आगे ये कहा गया कि नहीं, जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनकी 3 महत्वपूर्ण बातें होंगी। एक शिक्षण अधिगम, दूसरा नवाचार और अनुसंधान, और तीसरा एक्सटेंशन एक्टिविटीज। आप जो शैक्षिक गतिविधियां करेंगे, इसकी अपने आसपास की सोसाइटी में इसका प्रसार भी करेंगे, तो एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी होंगे। तो एजुकेशनल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, इट में भी करिकुलर, इट में भी को करिकुलर, इट में भी ट्रांस करिकुलर, कितने भी प्रकार के जो भी शैक्षिक गतिविधियां आप करते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटी का पार्ट बनती है। जैसे बाकी सारे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस गतिविधियां करती हैं, वो सारी सोसाइटी के एक्टिविटीज बनती हैं। तो सिमिलरली एजुकेशनल एक्टिविटीज जितनी है, जैसे आप इनोवेशंस कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम कर रहे हैं, या एक्सटेंशन की एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई जागरूकता अभियान आपने चलाया, कहीं पे कोई साफ सफाई की, कम्युनिटी में किसी प्रकार का कार्य किया, कोई कम्युनिटी मील हुआ, तो ये सब एक्टिविटीज सोशल एक्टिविटीज के ही भाग बनते हैं। एक और रिलेशनशिप की बात में आप कहते हैं, इन दिस वे एजुकेशन इटसेल्फ अपीयर एज ए ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। यदि हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि सामाजिक गतिविधियों का ही भाग शैक्षिक गतिविधियां हैं, अर्थात शैक्षिक गतिविधियां सामाजिक गतिविधियों के एक भाग के रूप में है, तो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन सोशियोलॉजी की ही एक शाखा के रूप में है। क्योंकि ये गतिविधियां सोशियोलॉजी का पार्ट, भाई सोशियोलॉजी में आप सोशल एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं, और सोशल एक्टिविटीज के साथ साथ एजुकेशन एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। तो ये एजुकेशनल एक्टिविटीज या शिक्षा सोशियोलॉजी का ही एक ब्रांच है, एक शाखा के रूप में आप स्थापित करते हैं। सिमिलरली एजुकेशन इज अ कॉन्शियस एंड पर्पजफुल एक्टिविटी। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां सोसाइटी में होती हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। आप अचेतन अवस्था में बहुत सारी गतिविधियां करते रहते हैं, लेकिन एजुकेशन ऐसी गतिविधि है जिसको आप चेतन अवस्था में और उद्देश्यपूर्ण गतिविधि के रूप में करते हैं। आप सोच समझ करके जो एजुकेशन की जो औपचारिक गतिविधि आप कर रहे हैं, आपने विद्यालय की स्थापना की, इसका एक उद्देश्य है। आपने प्राथमिक विद्यालय बनाया तो उसका उद्देश्य है कि हमको उसके आसपास के समस्त नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा में निपुण बनाना है। जब माध्यमिक स्कूल बना उसका अलग उद्देश्य बना, हायर एजुकेशन के अलग उद्देश्य बने। तो जो एजुकेशन के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं या इवन इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एक्टिविटी जो भी हैं, वो भी चेतन अवस्था में बनाई गई। आपको मम्मी पापा अगर सिखाते हैं जूता कैसे पहनना है या आपको सॉक्स मोजे कैसे पहनने हैं, ये चेतन अवस्था में है कि 1-2 बार आपको सिखाया गया, शर्ट में बटन कैसे लगाना या 1 बार 2 बार आपको सिखाया गया, फिर चेतन अवस्था में ताकि आपको सिखा दिया गया कि फर्दर आप वो काम खुद से कर लें। तो ये एक चेतन अवस्था में और उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को या अपनी सोसाइटी के लोगों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो अपने जीवन को समाज में प्रभावी तरीके से जी सके। अर्थात ये ऐसा नहीं होगा, कोई भी एजुकेशन की एक्टिविटी इस प्रकार की नहीं होगी जो अचेतन अवस्था में होगी। आप जानबूझ करके उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों को करते हैं ताकि सोसाइटी में व्यक्ति अपने आप को प्रभावी तरीके से स्थापित कर सके। ऐसे कि स्कूलिंग की बात है, जब बच्चों जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको जब आप स्कूल भेजते हैं, अब तो बच्चे बहुत इन्वायरमेंट एजुकेशन का चेंज हो गया है, लेकिन पहले बच्चे स्कूल जाने में डरते थे, रोते थे। अभी भी बहुत से बच्चे रोते डरते हैं क्योंकि उनको उस तरह की इन्वायरमेंट, उस तरह की फैमिली इन्वायरमेंट उनको नहीं मिलता, इसलिए वहां पे जाने में घबराते हैं, नहीं जाना चाहते। तो स्कूलिंग इज नथिंग बट ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। लेकिन जब 1-2 बार 8-10 बार आप बच्चों को ले जाके आप जाते हैं, जैसे कोई बच्चा नहीं जाता तो मम्मी जाकर के वहां 2 घंटे 4 घंटे रुकती हैं, उसको देखती हैं, या पापा जाकर के रुकते हैं, देखते हैं, तो ये एक समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में बार बार स्कूल, फिर बच्चा स्कूल जाना खुद से शुरू कर देता है। बस आई या उसका जो वाहन आया, वाहन में आया, बैठा, चला गया, फिर वहां से छुट्टी हुई, चला आया। टिफिन ले जाना, बॉक्स ले जाना, प्रॉपर ड्रेस पहनना,
ये जूते सॉक्स पहनना, ये सारी चीजें उनकी आप प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत हैं। ये एक समाजीकरण की प्रक्रिया है स्कूलिंग। जब आप उनको स्कूल में भेजना सिखाते हैं, जब आप उनको ये बताते हैं कि आपको स्कूल में जाना है, तो स्कूल में जाना उनको सिखाना एक समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में है। आप उनको समाजीकरण के माध्यम से सिखाते हैं कि कैसे विद्यालय में आपको रहना है। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज, जैसे आप कहते हैं कि भाई आप, जैसे कोई बच्चा किसी दूसरे स्टूडेंट का, अपने पीयर ग्रुप का पेंसिल लेकर के चला आया या शार्पनर लेकर के चला आया या उसका बॉक्स उठा करके लेके चला आया, तो आप कहते हैं कि भाई ये चीज अच्छी बात नहीं है, आप कल जाकर के उसको वापस कर देना। तो ये स्कूलिंग जो बच्चों को विद्यालय में जाने की जो आप बात करते हैं, ये एक प्रोसेस है सोशलाइजेशन का। आप उनको सामाजिकरण प्रक्रिया में ले आते हैं और जिससे आप बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं, है ना। अब विद्यालय में केवल फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं होता, इनफॉर्मल भी बहुत सारी गतिविधियां, जैसे अभी हमने ये वो किसी बच्चे की पेंसिल उसको पसंद आ गई, वो लेकर के चला आया और आपने उसको कहा कि नहीं बेटा दूसरे किसी की पेंसिल या बेटी दूसरे किसी की पेंसिल नहीं लेना चाहिए, आपने उसको सिखाया, तो ये फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने वहां पर इनफॉर्मल एजुकेशन देकर के उसको सिखाया। उसी तरह से स्कूलिंग के दौरान फर्स्ट पीरियड में कौन से शिक्षक आएंगे, सेकंड पीरियड में कौन से शिक्षक आएंगे, कौन कौन से विषय का शिक्षण कार्य होगा, ये सारी गतिविधियां जो हैं वो उसकी सोशलाइजेशन का पार्ट है, वो उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया में उसको इन्वॉल्व करना सिखा रहे हैं आप। तो एजुकेशन इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि काफी रिलेटेड है सोसाइटी के साथ। दूसरी बात अगर आप कहें कि रिलेशनशिप के लिए, तो दोनों के सब्जेक्ट मैटर और मेथड्स काफी कुछ सेम है। जैसे सोशियोलॉजी में भी जो आप विषय वस्तु देखते हैं, एक सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पर भी आप कक्षा की बात करते हैं। जैसे सोसाइटी में कोई अथॉरिटी होती है, यहाँ पर भी आप टीचर की बात करते हैं। जैसे सोसाइटी के कोई मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे किसी विद्यालय में भी कोई एक छात्रों का समूह होता है। और यहाँ पर मेथड जो होगा वो सोशियोलॉजी का और एजुकेशन का मेथड और सब्जेक्ट मैटर बहुत हद तक समान होता है ना। एकदम सेम करिकुलम तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका जो मेथड, जिस विधि से आप सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं उसी विधि से आप समाजशास्त्र को भी पढ़ाते हैं। तो दोनों के सब्जेक्ट मैटर और मेथड में काफी समानता है। Education acts as a social process and it's cross-linked with social institutions. आप शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप किसी व्यक्ति को कोई चीज सिखा रहे हैं सोसाइटी के हिसाब से करने के लिए, तो एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई। और यह एजुकेशन प्रत्येक सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक्ड है। शिक्षा न्याय व्यवस्था से भी लिंक्ड है, शिक्षा यातायात व्यवस्था से भी लिंक्ड है, शिक्षा पुलिस व्यवस्था से भी लिंक्ड है, शिक्षा आर्थिक व्यवस्था से भी लिंक्ड है, शिक्षा वाणिज्य से भी लिंक्ड है, शिक्षा साइंस के भी साथ लिंक्ड है। तो एजुकेशन इस प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज के सभी संस्थाओं के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं से, किसी समुदाय से, किसी समूह से, सामाजिक परिवर्तन से, आधुनिकीकरण से, पाश्चात्यीकरण से, हर चीजों से शिक्षा अपना संबंध स्थापित करता है समाज में। एंड एजुकेशन एंड एनलाइटमेंट इट्स कोरिलेटेड, है ना। एजुकेशन एंड एनलाइटमेंट इज कोरिलेटेड। जब आप एजुकेट होंगे तो आपका एनलाइटमेंट होगा। ये दोनों संबंधित है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, एनलाइटमेंट ना हो उनका, लेकिन जब आप एजुकेट होते हैं, जब आप शिक्षित होते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो आपको अवसर मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है सोसाइटी के विभिन्न पहलुओं के साथ आत्मसात करने का। यदि आप घर में रहेंगे, घर में भी आपसे बहुत सी अनौपचारिक चीजें सीख सकते हैं, लेकिन जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजों के लिए एक्सपोजर मिलता है, जिसकी वजह से आपका एनलाइटमेंट होता है। दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। एजुकेशन ब्रिंग सोशल चेंज। शिक्षा के माध्यम से आप सामाजिक परिवर्तन ले आ सकते हैं, विच इज द प्राइम सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। और समाज शास्त्र में सामाजिक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। एक तो तकनीकी सामाजिक परिवर्तन ले आती है, और दूसरा शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। एजुकेशन इनहांसेस पावर एंड नॉलेज। शिक्षा के माध्यम से आपको शक्ति मिलती है और आपका ज्ञान बढ़ता है ना। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपको समाज के विभिन्न पहलुओं की जानकारी होगी,
और जब विभिन्न पहलुओं की जानकारी होगी तो वो आपकी शक्ति में समृद्ध बनाएगा, आपका ज्ञान बढ़ाएगा। एजुकेशन हैज ग्रेटर रोल इन पॉलिसी एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। एजुकेशन के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को आप बनाते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से है, और एफर्मेटिव एक्शन आप धनात्मक किस प्रकार के एक्शन कर सकते हैं। एजुकेशन कभी आपको गलत चीज, अभी अलग बात है कि शिक्षा, भाई कोई इंजीनियरिंग कर लिया और वो बॉम्ब बना रहा हो, जैसे तमाम IAS की आप देखते हैं जो लड़ाके हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद तमाम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि समाज में डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं। लेकिन क्या हम उस प्रकार के एजुकेशन को एजुकेशन कहेंगे? तो यह एक बात है, तो एक लर्निंग की बात है, आपने चीजों को सीखा, लेकिन जब आप उसके सामाजिक उत्थान में यदि उसका प्रयोग करते हैं तो वो एजुकेशन, आप उसको पॉजिटिव एजुकेशन और नेगेटिव एजुकेशन के रूप में कह सकते हैं। सिमिलरली एजुकेशन हैज ए रोल फॉर नेशन बिल्डिंग। जिस राष्ट्र में जितने ज्यादा शिक्षित लोग होंगे उस राष्ट्र का विकास उतना ही तीव्र गति से होगा, या जिस समाज में, जिस राज्य में जितने ही शिक्षित लोग होंगे उतना ज्यादा उस समाज का विकास होगा। जैसे आप छोटी सी बात देखिए, अर्बन और रूरल सोसाइटी की बात करिए। अर्बन सोसाइटी में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो अर्बनाइजेशन की वजह से, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, तो अर्बन क्षेत्र में ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं, लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। और जब शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम होती है तो वहां के लोग कम जागरूक होते हैं, अपने अधिकारों को नहीं जानते, अपने कर्तव्यों को नहीं जानते, तो उनका विकास धीमी गति से होता है। विकास तो होगा, परिवर्तन तो होगा, लेकिन धीमी गति से होगा। तो एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है किसी राष्ट्र के निर्माण में। उसी तरह से एजुकेशन जो अल्टीमेटली सोसाइटी का तो डेवलपमेंट करता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति का विकास करता है। वास्तव में शिक्षा तो विकास करता है व्यक्ति का। आप कहते हैं एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। आप विद्यार्थी के या जो लर्नर है, लर्नर के सभी पक्षों के विकास करने की बात करते हैं। और जब व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास होगा तो वह विकास कहीं ना कहीं आपके सामाजिक विकास में योगदान देगा, और जब समाज का विकास होगा तो कहीं ना कहीं वो नेशन बिल्डिंग में यूज देगा। तो एजुकेशन को आप की रोल कह सकते हैं अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। दूसरी बात, एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर सोशल प्रोसेस। जब आप सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं, तमाम तरह की सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं। यदि आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो समाज की बहुत सी प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो सक्षम ही नहीं होगा। और यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह अपने सोशल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, सामाजिक प्रगति में पार्टिसिपेट करेगा, और अपने सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा शिक्षा के माध्यम से। उसी तरह से एजुकेशन वर्क्स फॉर सोशल मोबिलिटी। जितने ज्यादा लोग शिक्षित होंगे उतना ज्यादा मोबिलाइज होंगे, है ना। जैसे कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो गांव में खेती किसानी करने में ही उसकी मोबिलिटी जो होगी उसी गांव तक सीमित होगी। लेकिन जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो उस स्थिति में वह अपने गांव को छोड़ करके अपने दूसरे राज्य में जाएगा, दूसरे राज्य और दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्रीज में भी जा सकता है। तो एजुकेशन के माध्यम से उसकी सोशल मोबिलिटी बढ़ती है, और सोशल मोबिलिटी बढ़ती है तो आपस में एक दूसरे की संस्कृति सभ्यता को सीखने का आपको मौका मिलता है। रोल ऑफ एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट इन एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। जो हाशिए पे स्थित समाज है ना, ऐसे समाज जो हाशिए पे स्थित है, जिनको उतने अवसर नहीं मिले, तो उनको भी सशक्त बनाने का माध्यम शिक्षा हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से ऐसे लोग जो हाशिए पे हैं, जो दबे कुचले हैं, जो वंचित हैं, जिनको वो अवसर नहीं मिले जितना अन्य कम्युनिटीज को मिला है, तो वो शिक्षा के माध्यम से अपने को एम्पावर कर सकते हैं, अपने को सशक्त कर सकते हैं, और सभी के साथ बराबर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, एम्पावरमेंट में। सिमिलरली एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट रिफॉर्म्स एंड चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र के क्षेत्र में वह बहुत सारे ऐसे परिवर्तन ले आता है, बहुत सारे ऐसे संशोधन करता है जो एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है। जैसे मेरा अपना मानना है कि समाज की जितनी समस्याएं हैं, जितनी कुरीतियां हैं, उन सब के पीछे निरक्षरता है। यदि व्यक्ति साक्षर हो जाए तो वह तमाम ऐसे सामाजिक परिवर्तन ला सकता है।
जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे जनसंख्या नियंत्रण का कानून अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लागू किया है और कमोबेश दूसरे और स्टेट्स में वो लागू करने की बात है। मेरा अपना मानना है कि कानून की तुलना में यदि आप लोगों को एजुकेट कर दें, यदि आप पूरी मनोशक्ति पूरी मनोभावना के साथ यदि आप लोगों को शिक्षित कर देंगे तो शिक्षित कर देने से आपके समाज की अधिकांश समस्याएं दूर हो सकती हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। अभी देखिए, अभी रिसेंट स्टडी भी इस बात को बताती है कि महिलाएं जितना शिक्षित हुई उतना पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आई है। जिस क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा शिक्षित हैं, महिलाएं ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, वो अपनी, लेकिन उनके ऊपर दबाव रहता है कि पति जो चाहता है तो उसके हिसाब से वो काम करती है। लेकिन महिला यदि शिक्षित होती है तो अपने अधिकारों को जानती है, कितने बच्चों को देखभाल कर सकती है। ये चीजें आपको एजुकेशन के माध्यम से मिलती है, और एजुकेशन के माध्यम से जनसंख्या का नियंत्रण, एजुकेशन के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या, इन सब चीजों को आप हल कर सकते हैं। तो वो एजुकेशन का सिस्टम एक अगर आप करते हैं, हालांकि धीरे धीरे होगा, लेकिन यह एक सशक्त माध्यम बन करके आएगा। दूसरी बात, एजुकेशन इज द लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप ऑफ सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र की ये लेबोरेटरी है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा फील्ड एक्सपेरिमेंट और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो एजुकेशन एक प्रयोगशाला की तरीके है। जब कोई सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यदि आपको लागू करना हो तो सबसे पहले आप एजुकेशन में लागू करके देख लीजिए, पायलट स्टडी कर लीजिए कि क्या जो सिद्धांत, जो वर्कशॉप, जो कार्यशाला आप वास्तविक जीवन में सोसाइटी में लागू करने जा रहे हैं, क्या वह एजुकेशन के फील्ड में प्रभावशाली है। तो यहाँ पर आपको एक लेबोरेटरी मिल जाती है, यहाँ पर आपको एक प्रयोगशाला मिल जाती है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जोड़ तोड़ करके आप विभिन्न प्रकार के पहलुओं में उन चीजों को देख सकते हैं। उसी तरह से एजुकेशन इज द मीन फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ सोशियोलॉजी। जो समाज शास्त्र के उद्देश्य हैं, उन समाज शास्त्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से उन सारे समाज शास्त्रीय उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो समाज शास्त्र ने निर्धारित किए हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि एजुकेशन प्रिजर्व्स द सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को आप संरक्षित रखते हैं, और सोशियोलॉजी जिसको रखती है। सोशियोलॉजी भाई कल्चर का विषय किसका है? समाज का, सोसाइटी का, और कल्चर का विषय सोशियोलॉजी का है। लेकिन ये सोशियोलॉजी तब तक अपने सोशल कल्चर को, सोशल हेरिटेज को नहीं रख सकती जब तक एजुकेशन ना हो। यदि वो अपनी पीढ़ी को सिखाएंगे नहीं तो विलुप्त हो जाएगा। तमाम से ऐसी आप चीजें देखती हैं, जैसे पुराने समय में आप सुनते हैं कि वेद जो थे वो श्रुत पे आधारित थे। यदि उन श्रुत पे आधारित अगर वो आगे की पीढ़ी को न सिखाते उन वेदों, ऋचाओं, मंत्रों का उच्चारण करना, तो शायद अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित नहीं होता। फिर उसको अपने लिपिबद्ध करना शुरू किया। लिपिबद्ध ना होता तो आज आपको चारों वेद न मिलते। या ऐसे बहुत सारी चीजें आप अगर देखिए तो, हालांकि वेद में तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन एजुकेशन आपके अपने सोशल कल्चर और सोशल हेरिटेज को स्थापित करने का कार्य करता है। वो प्रिजर्व करता है, उसको नियंत्रित करता है, जो कि सोशियोलॉजी का विषय वस्तु है। और आप कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी गिव्स डाटाबेस फॉर एजुकेशनल सिस्टम टू रियलाइज द गोल ऑफ सोशल लाइफ। आप सोशियोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, वो विभिन्न यातायात की व्यवस्था में, चिकित्सा में, शिक्षा में, पुलिस व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में, वो आपको डाटाबेस देता है हर क्षेत्र के लिए, जिसका आप शैक्षिक तंत्र में उसको रियलाइज करते हैं कि सोशल लाइफ के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। इसके माध्यम से आप डाटा ये प्रोवाइड करता है, एजुकेशन सिस्टम उसको रियलाइज करता है, वास्तविकता में लेकर के आता है। दूसरी बात, सोशियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू ascertain the functions performed by the educational system। शैक्षिक तंत्र का क्या काम होगा, वो क्या क्या काम करेंगे, इन चीजों को वह ascertain करता है सोशियोलॉजी। while education adopts the principles of sociology to improve its function। जबकि शिक्षा समाज शास्त्र के सिद्धांतों को कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, कैसे अपने कार्य को अच्छा बनाना है, इन सारे में सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है। जैसे हमने कहा लोकतंत्र की भावना का, तो शिक्षा हमारे समाज की लोकतंत्रात्मक भावना को अपने एजुकेशन सिस्टम में ले आता है, उसमें परिवर्तन ले आता है कि कैसे हम इन प्रिंसिपल्स का यूज करके अपने फंक्शनिंग को अच्छा कर सकते हैं।
तो ये एक सोशियोलॉजिकल अटेम्प्ट, सोशियोलॉजी सर्टेन करेगा कि एजुकेशनल सिस्टम कैसे काम किया जाएगा, और एजुकेशन सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, अपने फंक्शंस को इंप्रूव करने में यूज करता है। इसी तरह से सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स इन प्लानिंग, एजुकेशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। जो शैक्षिक प्रक्रिया है, इस शैक्षिक प्रक्रिया का प्लानिंग करना, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और उसका मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है कि शिक्षा जो हम दे रहे हैं वो कैसे दिया जाएगा, लोकतंत्रात्मक होगा, एक तंत्रात्मक होगा, कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार होगा, सबको पढ़ने का अधिकार होगा, उसको जब एजुकेट कर रहे हैं तो केवल गांव में एजुकेट करें कि शहरों में एजुकेट करें, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, बीएसए होगा, जो शिक्षा का जो इंस्पेक्टर होगा, ऐसे फिर मूल्यांकन करने के बाद ये सारी चीजें आपकी सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट करेगी। और एजुकेशनल प्रोसेस किस प्रकार से होंगे, ये सारे सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। फिर सोशियोलॉजी डेवलप्स लॉज, सोशियोलॉजी जो है वो नियम बनाता है, एंड प्रिंसिपल्स, सिद्धांत बनाता है, एडॉप्टेड बाय द एजुकेशनल सिस्टम टू इम्प्रूव। ये जो नियम बनाएगा, जो विधि बनाएगा, जो सिद्धांत बनाएगा, वह एजुकेशनल सिस्टम अपने अंदर उनको इम्प्रूव करने के लिए एडॉप्ट करेगा। उसी तरह से सोशियोलॉजी डेवलप्स मेथड्स, ये विधि विकसित करता है, तकनीक विकसित करता है, टू बी यूटिलाइज्ड बाय एजुकेशनल सिस्टम टू अटेन इट्स गोल्स। सोशियोलॉजी क्या करेगा, ये विधियां बनाएगा, तकनीक बनाएगा कि किस विधि से, किस तकनीक के माध्यम से हम शिक्षा दें। हम ऑनलाइन शिक्षा देनी है, आज सोशियोलॉजी की नीड है कि लोग विद्यालय में नहीं आ सकते, डिपार्टमेंट्स में नहीं आ सकते, तब उसने मेथड डेवलप किया थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स का यूज किया और आपने यूटिलाइज किया एजुकेशनल सिस्टम में, ताकि हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करें। शिक्षा का सिस्टम रुके नहीं, एमएड का पाठ्यक्रम चलता रहे, भले कोई डिपार्टमेंट में ना आए, लेकिन फिर भी ये सामाजिक व्यवस्था हमारी चलती रहे, तो ये चीजों को आपने अडॉप्ट किया। उसी तरह से सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन इज एन इम्प्लिसिट एस्पेक्ट ऑफ एनी सोसाइटी। समाज का विज्ञान तो समाज शास्त्र है, लेकिन वह किसी भी सोसाइटी के विभिन्न एस्पेक्ट्स में कैसे एजुकेशन ही इम्प्लिसिट होता है, वही उसी के माध्यम से आपको दिखाई देता है। तो सोशियोलॉजी तो समाज का विज्ञान है, लेकिन एक्चुअल जो इम्प्लिसिटेशन है वो एजुकेशन की वजह से है। तो कोई से भी सोसाइटी होगा, वहां पे इन चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स द प्रिंसिपल्स एंड एजुकेशन प्रैक्टिसेस देम। सोशियोलॉजी आपको सिद्धांत बताता है कि लोकतांत्रिक भावना से कैसे शिक्षा का व्यवस्था होगा, ये सिद्धांत देगा, और एजुकेशन उसको अभ्यास में ले आएगा। सोशियोलॉजी पुट फॉर द आइडियल्स, सोशियोलॉजी जो है वो आदर्श निर्धारित करता है समाज में शिक्षक के क्या है, विद्यार्थी के क्या आइडियल्स होंगे एक लोकतांत्रिक समाज में, वो सोशियोलॉजी फिक्स करेगा। वो मूल्य निर्धारित करेगा कि हमारे सोसाइटी का क्या मूल्य है, और एजुकेशन उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। एजुकेशन के माध्यम से आप इन वैल्यूज को, इन आइडियल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप अपने लोकतंत्र की भाव में कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, इन सारे सोशल वैल्यूज को आप एजुकेशन के माध्यम से अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी, समाज का अध्ययन समाज शास्त्र है, बाय इट्स इंस्टीट्यूशंस, जो समाज सोसाइटी के विभिन्न संस्थान हैं उनके माध्यम से आप समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं। एंड एजुकेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन, और विभिन्न संस्थानों में से एक संस्था, महत्वपूर्ण संस्था के रूप में शिक्षा है, जिसके माध्यम से आप समाज का अध्ययन करते हैं। सोशियोलॉजी का वो पार्ट बनता है। सोशियोलॉजी स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था का या सामाजिक तंत्र का संरचनात्मक और प्रकारात्मक अध्ययन सोशियोलॉजी करता है कि हमारी समाज कैसे बनी हुई है, किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हमारे समाज के फंक्शन क्या हैं, इसके अलग अलग एलिमेंट्स किस प्रकार से काम करेंगे, न्याय व्यवस्था कैसे कार्य करेगी, पुलिस व्यवस्था कैसे कार्य करेगी, कि चिकित्सा व्यवस्था कैसे कार्य करेगा। ये सारे जो विषय वस्तु हैं वो समाज शास्त्र के हैं, जबकि एजुकेशन इन सारे कार्यों को, सामाजिक जो जितने भी किसी भी सामाजिक तंत्र की जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए एजुकेशन एक महत्वपूर्ण फंक्शन के रूप में होता है। कोई सा भी न्याय व्यवस्था, सब देखिए हर जगह शिक्षित लोग होंगे तभी उस व्यवस्था को अच्छे तरीके से वो चला पाएंगे। इसी तरह से द एवर चेरिशिंग सोशल वैल्यूज आर ओनली अटेन्ड थ्रू एजुकेशन,
जिसको आप सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य मानते हैं कि ये हमारे समाज में होनी चाहिए, उसको आप एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि द प्राइम कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी सोशलाइजेशन। समाज शास्त्र का प्रमुख जो उद्देश्य है वो समाजीकरण है। समाजीकरण करना ही समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, जबकि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप किसी इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन करते हैं। सोशियोलॉजी चाहता है कि हर व्यक्ति को समाज के हिसाब से बना दें, लेकिन समाज के हिसाब से व्यक्ति को बनाएंगे कैसे? उसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति को एजुकेट करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, तभी वो आपके समाज के हिसाब से व्यवहार करना सीखेगा। अब सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन जो है, जो हम सामाजिक जो समाजशास्त्री आधार शिक्षा के कहते हैं, उसमें आप तमाम तरह के। अच्छा ठीक है, फिर किसी की कोई बात, आप लोग तो खुद वहां से देर जुड़ते हैं फिर कहते हैं हेलो, 5 मिनट में किसी को कोई बात करनी हो तो बताए। किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बाकी देखेंगे। कोई यदि कोई बात करना चाहता हो, समय है आपके पास। लिंक आ गया आप लोगों का?